सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। होने जा रही है रकम पाकिस्तान की तारीख, क्योंकि बोल पर अब मैं अली सलमान करूंगा सिर्फ आपके मफाद की बात। रियल पॉलिटिक्स यहाँ बात होगी सियासतदानों से उनके मंशूर की, इंतखाब जीतने के बाद उनके लाहे अमल की। किसने दिया क्या बयान। मैं एक ऐसा पाकिस्तान चाहता हूँ जो क्लीन हो और जो ग्रीन हो। तो मैं नहीं उठा रहा भाई अपनी पार्टी का झंडा, आप मुझे क्यों जबरदस्ती जो उठवाएंगे झंडा। ठीक है, मैं तो पाकिस्तान का झंडा उठा रहा हूँ। क्या कहता है आईने पाकिस्तान। रियल पॉलिटिक्स वो वाहिद प्रोग्राम है जिसका मौजूए गुफ्तगू है सिर्फ अवाम। वो अवाम जो जानना चाहती है सियासतदानों का लाहे अमल। कर सकेंगे आप बाआसानी इसका फैसला, क्योंकि हम देने जा रहे हैं आपको इन सवालों के जवाब सिर्फ रियल पॉलिटिक्स में। कल के प्रोग्राम में आपने देखा सरदार अतीक की माहिराना गुफ्तगू। कश्मीर के हवाले से उनका कहना था पाकिस्तान का फितरी हिस्सा कश्मीर अदम तवज्जो का शिकार। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जुग्राफियाई अहमियत का हामिल कश्मीर दुनिया का अहम खित्ता है। नेशनल एक्शन प्लान पर नजर डालते हुए उन्होंने कहा कि कौमी पॉलिसी की तश्कील बेहद जरूरी है। आखिर में उनका कहना था फौजी और सियासी कुव्वतों का तालमेल है कितना जरूरी। वेलकम टू रियल पॉलिटिक्स। मैं हूं अली सलमान, मैं हूं बोल, मैं हूं पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख़वातीन हज़रात, रियल पॉलिटिक्स दी ओनली शो विद एन एजेंडा, दी ओनली शो विद एन ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एजुकेट करना, आप लोगों तक नॉलेज ट्रांसफर करना, खुद सीख के। सबसे पहले मैं एज अ तालिब इल्म इन बड़े बड़े लोगों से, इन पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप से सवाल करता हूं, पूछता हूं, जानता हूं, समझता हूं और सोचता हूं, फिर आप तक लेकर आता हूं कि हमारे पाकिस्तान का, हमारी हुकूमत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आइन क्या कहता है, इनका बनाया हुआ मैनिफेस्टो क्या कहता है। और जब जब इनको पाकिस्तान पर रूल करने का मौका मिला तो इन्होंने किस तरह अपने मैनिफेस्टो को ट्रांसलेट किया आपकी बेहतरी के लिए। आज हमारे सेकेंड राउंड में एक बहुत बड़ी शख्सियत फिर दोबारा हमारे साथ मौजूद है। ऑनर्ड, ऑब्लाइज्ड एंड इंडेटेड। इससे पहले कि मैं इनका तारुफ करवाऊं, आइए चल के पहले देखते हैं एक पैकेज। एक अहम मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी बहुत अहमियत रखती है। पाकिस्तानी खारिजा पॉलिसी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और पाकिस्तान को अक्सर औकात आलमी सतह पर तन्हाई का सामना भी करना पड़ा। अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग हो या क्रेसलर तरमीम की वजह से एटमी प्रोग्राम पर पाबंदी लगने का मामला हो, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी ने ही उसे दुनिया में मौसिल मकाम फराम किया। इस खारिजा पॉलिसी में तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का क़याम अव्वलीन तरजीह है। तारीख के इस अहम मरहले पर पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी मजबूत मुआशी सूरत हाल का मुतालबा करती है। सीपैक की वजह से पाकिस्तान की अहमियत बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत बढ़ गई है और इसीलिए खित्ते के तमाम ममालिक पाकिस्तान से राबिता रखना चाहते हैं ताकि सीपैक के फवाइद से अपने मुल्क को मुस्तहकम बनाएं। एक मजबूत खारिजा पॉलिसी ही मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद डाल सकती है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू कश्मीर सरदार अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच। प्लेयर सीपैक के बेनिफिशरी के तौर पे हम देख रहे हैं कि ईरान, टर्की, रशिया भी उसमें अपना रोल प्ले करना चाह रहे हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए सुनने में आ रहा है कि हिंदुस्तान भी चाहता है कि अपना रोल प्ले करे। एक ऐसे मौके पर जब सरदार साहब बता रहे थे कि जब आपके पास एक फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं और अगर फॉरेन डेलीगेशन आते हैं तो वो जब एक हेड ऑफ स्टेट से मिलते हैं तो नेचुरली वहाँ एक फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी की रिप्रेजेंटेशन होती है, वो जो आप यहाँ पर मिसिंग है सरदार साहब। तो आपके बड़े इंटरेस्टिंग नेबर्स हैं वैसे। अफगानिस्तान एक तरफ है, हिंदुस्तान एक तरफ है, चीन है, फिर आप ईरान के साथ हैं। तो सरदार साहब, पॉलिसी पर ज़रा थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए ना हमें। किसी भी मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसके अपने तकाज़ों के और मफादात के आसपास बनाई जाती है, उसको देखे जाते हैं जी। उसमें फिर आप दोस्तों के मफादात भी देखते हैं, राइट। उनमें एक इस तरह के अमल पैदा करते हैं और फिर जहाँ जहाँ दुनिया में आपकी दुश्मनियाँ हैं उनका साझापन तलाश करते हैं। दो तीन बुनियादी बातें हैं फॉरेन पॉलिसी ठीक कि कुछ आपके दोस्त हैं, फिर आपके दोस्तों के दोस्त हैं और आपके दुश्मनों के दुश्मन हैं। ये तीन किस्म के दोस्त हैं। बिल्कुल ठीक है। और हज़रत अली करम वजह ने फरमाया इसी तरह दुश्मन है, आपका दुश्मन है, दुश्मन का दोस्त है और दोस्त का दुश्मन है। दुनिया में तीन तरह के आपके दोस्त हैं और तीन तरह के आपके दुश्मन हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, इतने बड़े मुल्क का, इतने प्रॉब्लमेटिक कंट्री का
हुकूमत का फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं है, और वज़ीर आज़म साहब मोहतरम खुद नवाज शरीफ साहब उसके वज़ीर ख़ारजा हैं, जिनको कैबिनेट मीटिंग का टाइम नहीं है, पार्लियामानी पार्टी के साथ मीटिंग का टाइम नहीं है, जिनको किसी किस्म का कोई उनके पास वक्त दस्तियाब नहीं है, बेशुमार मसाइल होंगे उनके। तो एक तो बात यह है, मेरे वालिद मोहतरम और मेरे लीडर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान कहा करते थे कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कम है और फॉरेनर्स ऑफिस ज़्यादा है। इसमें हर तीसरे आदमी की बीवी, बच्चे, बच्चियाँ, उनका पासपोर्ट किसी एक मुल्क का है, तालीम किसी दूसरे मुल्क की है, स्कॉलरशिप किसी और मुल्क के हैं, और प्रॉपर्टी किसी चौथे मुल्क में है, अकाउंट किसी पाँचवें मुल्क में है। तो पाकिस्तान के सवाल ये पैदा होता है कि मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। यानी आपको फॉरेन ऑफिस की डायरेक्शन ठीक करने के लिए ख़ान अब्दुल बरी खान ने अपनी किताब में लिखा, जब हैदराबाद में कैद हुए तो, और इन माई स्टेटमेंट, तो उसमें उन्होंने लिखा कि मैं मानता हूँ कि भुट्टो साहब बहुत अच्छे वज़ीर ख़ारजा हैं, सिर्फ ये मालूम करना है कि ये किस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं। उन्होंने कहा ये ख़ारजी अमूर पर बहुत महारत रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तो ख़ारजा अमूर तो नहीं चल रहे। बिल्कुल ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सार्क है, आसियान है, OIC है, यूरोपियन यूनियन है, नॉर्थ अमेरिकन जो है ट्रीटीज़ हैं, साउथ अमेरिकन अलाइंसेज हैं। आप दुनिया में किस मकाम पे, अफ्रीकन यूनिटी है, आप दुनिया में किस जगह पे कहाँ खड़े हैं, इस बात का आपको तजिया करना है। हर साल अगर आपके एक आध दोस्त में इजाफा नहीं होता तो कमी नहीं होना चाहिए, ये कम अज़ कम फॉरेन पॉलिसी का टेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। अगर हर साल आपके दोस्तों की तादाद में कमी आ रही है और दुश्मनों में इजाफा हो रहा है, तो इसके लिए फॉरेन ऑफिस रखने की क्या ज़रूरत है। यानी सवाल ये पैदा होता है कि आपने अगर मुकदमा हारना है तो फिर अच्छे वकील की क्या जरूरत है, फिर को नालायक वकील पकड़ लें। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात की, जब आपके साउथ में भी, नॉर्थ में भी, वेस्ट में भी, OIC में भी, सार्क में भी जब आपकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो 100 150 बंदा जा रहा होता है, तो ये फॉरेन पॉलिसी कैसे डेवलप होती है फिर वहां जाके मुलाकात? देखिए दूसरी बात यह है कि जो हमारी जोग्राफिकल, जो हमारी स्ट्रेटेजिक और जोग्राफिकल लोकेशन है, उसके तनाजुर में अगर आप देखें तो आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी डिफेंस पॉलिसी और आपकी कश्मीर पॉलिसी, इन 3-4 पॉलिसीज को आप अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आपको अपनी दफाई पॉलिसी को देखना है, उसके तकाजे क्या है, और उसके साथ आपको फॉरेन पॉलिसी को लिंक करना है। बिल्कुल ठीक है। आपके दफाई मायदात कहाँ पे हैं, मुस्तकबिल में खतरात कहाँ से हैं, उसके साथ फिर आपको कश्मीर पॉलिसी को देखना है कि कश्मीर पॉलिसी में आपने क्या करना है, कहाँ तक आगे जाना है, कहाँ तक पीछे हटना है। रोज़ आपके फौजी मर रहे हो। देखिए सियाचिन पर हिंदुस्तान आके चढ़ दौड़ा, हिंदुस्तान ने आके कब्जा किया वहाँ, तो ठीक है उनको मुश्किलात बहुत हैं और पाकिस्तानी फौज बहुत बहादुरी से काम कर रही है, लेकिन सारी बात के बावजूद एक K2 पर एक वक्त में वीज़ा आप देते थे, सारी एक्सेस आप देते थे, अभी आप आहिस्ता आहिस्ता कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये तरह फौज ये काम नहीं कर सकती। आपको फॉरेन पॉलिसी, आपको दिफाई पॉलिसी और कश्मीर पॉलिसी, इन तीन बातों को अगर आप ठीक कर दें तो आपकी माशी पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खुद बहुत आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि आपको हर महाज से, हर सेक्टर से, मैं छोटी सी गुजारिश करता हूँ, आपको इतना बड़ा बहरान है, इस इतने बड़े बहरान के लिए आप ये G7 को, आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को, आप जो है मुख्तलिफ ब्लॉक्स को, उनमें एक एक बंदा ऐसा भेज दें जो जाके वहाँ पे आपके लिए लॉबी करे और कैंपेन करे। क्या मुश्किल बात है। उसके लिए एक फॉरेन ऑफिस चाहिए, एक फॉरेन मिनिस्टर चाहिए। बिल्कुल चाहिए। गौहर अयूब खान हिंदुस्तान में एक पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में गए और स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, हालांकि वहां को कश्मीर के मसले का जिक्र नहीं था, लेकिन एक आदमी की रगू में एक बहादुर जर्नैल का खून था और उनके बाप एक बड़े कामयाब हुक्मरान थे। तो फील्ड मार्शल अयूब खान के बेटे ने, गौहर अयूब खान ने, स्पीकर होते हुए हिंदुस्तान में बैठ के कहा कि कश्मीर हल नहीं करोगे तो ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है, इस सारी का असर नो जायजा लेने की जरूरत है। ये अफराद की पॉलिसीज हैं। आप अपनी मनपसंद के एम्बेसडर भेजते हैं कारोबार करने के लिए कि कतर में गैस का सौदा किसने करना है, इंग्लैंड के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसने करनी है। और फिर एक और बात मैं आपसे कहूँ, मुनासिब नहीं है इन सारी बातों पर कमेंट करना, लेकिन इतनी कमज़ोर फॉरेन पॉलिसी आ जाती है कि दुनिया के कई ममालिक हैं कि जिनके एम्बेसडर्स का और हाई कमिश्नर का तयन आप नहीं करते, वो मुल्क करते हैं, बताते हैं जिस मुल्क में कि इन 3-4 में से फला आदमी। ये नहीं कि कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस, वो प्रायोरिटीज अपनी देते हैं आपको। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। थोड़ा बहुत तालमेल होता है, एडजस्टमेंट होती है। और फिर इसी तरह आपने मसलन कश्मीर डेस्क आप कायम कर दें। फर्ज करें एक छोटा सा एक कश्मीरी, आपको छोटे दर्जे का एक अच्छा ट्रेंड तजर्बाकार सियासी कारकुन, आप ये कर लें, आप ये करें
कि आप जो है पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेने वाले पॉलिटिकल अपॉइंटीज बाज़ बड़े मुल्कों में एम्बेसडर भेजते हैं। डॉक्टर मलिया लोधी हैं, दुनिया के जिस मुल्क में रही है कामयाब सफीर रही है, कामयाब सफीर रही है। राजा जफरुल हक थे, मिस्र में रहे, इस वक्त तक राजा जफरुल हक साहब की उस मिस्र की सफारतकारी के साथ मिस्र और पाकिस्तान के ताल्लुकात मौजूद है। इंडिया जो एक्सेस चाहता है उन मंडियों में जिनका रास्ता पाकिस्तान के जरिए लैंड लॉक है, इंक्लूडिंग ईरान, अफगानिस्तान, इनटू सेंट्रल एशिया, चाइना, तो क्या पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी पाकिस्तानी थिंक टैंक्स नहीं बना सकते? और वो कौन से थिंक टैंक्स होंगे जो वो पॉलिसी बना के आइदर थ्रू आर्म ट्विस्टिंग और थ्रू कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इंडिया को मजबूर कर सकते हैं कि वो हमारी जो कश्मीर पॉलिसी और जो हमारी जनरल पॉलिसी ऑन द रीजन उसको कैसे हम अपनी फेवर में इंप्लीमेंट करवा सकते हैं? सिद्धार्थ साहब, देखिए अली साहब, हिंदुस्तान की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है, वो चाइना के साथ अपने आपको कॉम्पिटिशन में लेकर जाना चाहते हैं। ये जो चिंडा सेंचुरी है, चाइना इंडिया सेंचुरी, ये चिंडा सेंचुरी में उनको बड़े चैलेंजेस हैं। डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, क्राइम बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है, एक्सपेंड करना है इसको, और उनको यूरोप की मंडियों के लिए मैन पावर तैयार करनी है। उसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कॉरिडोर पाकिस्तान है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाँ, आपके स्किल्स और आपकी कमिटमेंट जो है वो एट प्ले आती है, आपने क्या करना है उस वक्त। जहाँ तक सिंपल ये कह रहा है कि आप ट्रांजिट ट्रेड का एक्सेस दे दें, बहुत खतरनाक तजवीज़ है, खतरनाक, बिल्कुल सही। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि हिंदुस्तान रोज़ अव्वल से इस मंसूबे पर काम कर रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर किया जाए, और इस हद तक कमज़ोर किया जाए कि एक वक्त ऐसा है कि हिंदुस्तान ये कहे कि हम मुश्तरका दफा की तजवीज़, और पाकिस्तान में ऐसे सियासतदान उन्होंने तैयार करके रखे हुए। मैं दो बातें मिसाल के तौर पर कहता हूँ, अच्छा नहीं लगता हर बात पर एतराज़ करना। मियाँ साहब का NDTV को एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आने वाले आर्मी चीफ की जो है अपॉइंटमेंट, उसको भी मैं ब्रॉड बेस मशावरत से करूँगा, एक। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं कारगिल की जो इंक्वायरी है और मुंबई अटैक्स की वो करूँगा और हिंदुस्तान के साथ शेयर करूँगा। ये टीवी की रिपोर्टेड वर्जन है, वो सीक्रेट बात ही बता रहा। दो बातें। शहबाज शरीफ साहब एक दिन कह रहे थे टीवी इंटरव्यू में, वो ये कह रहे थे कि हमें मईशत को मजबूत करना है, और अगर मईशत इसी तरह कमज़ोर रही तो मुझे डर है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कमज़ोर मईशत के साथ कैसे जारी रख सकेंगे। मुझे ये इतना गौर करें, ये एक मैसेज है, इनडायरेक्ट आपकी प्रिपरेशन है, इनडायरेक्ट आपकी प्रिपरेशन है, बिल्कुल सही है, कि आप न्यूक्लियर को रोल बैक करें, कैप करें, फ्रीज करें, डिसमेंटल करें, आप उसके बाद फौज को कम करें, उसके बाद हिंदुस्तान को मुश्तरका दफा की तरफ ले जाएं। और ये कोई एक बात तो नहीं। देखिए, गोल्डा मेयर से किसी ने पूछा, ओरियाना फिलासी ने या किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आपने इजराइल को एक ताकतवर स्टेट कैसे बना दिया शिकस्त के बावजूद, शिकस्त के बाद। उसने बड़ी दिलचस्प बात की, उसने कहा मैंने मुसलमानों के नबी से रहनुमाई हासिल की। उन्होंने कहा तुम इतनी बड़ी यहूदी लीडर हो तो मुसलमानों के नबी से? उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि जब मुसलमानों के नबी दुनिया से गए तो उस वक्त बड़े बड़े साहिब सनद लोग मौजूद थे, लेकिन इमीडिएट वाले बैत थे, उनके पास कफन दफन के लिए पैसों का इंतजाम नहीं था, मसला बना हुआ था जो फौरी वारस है। उसने कहा कि ऐन ऐसे वक्त में जब मुसलमानों के नबी के लिए कफन दफन का इंतजाम नहीं था, उस वक्त नबी के दरो दीवार पर आला किस्म की तलवारें, नेज़े, भाले और जंग का ज़रब हर्ब का सामान मौजूद था। तो उसने कहा कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि इकॉनमी इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। असल बात जो है, यानी दुनिया में डिफेंस और बुनियादी नज़रियात को लोग चार दीवारी और छत की तरह लेते हैं, बुनियाद की तरह लेते हैं, और जो सिस्टम है बाकी इकॉनमी है वो इस तरह की चीज़ों के लिए एक नहीं होगी तो दूसरी से गुजारा करेंगे। ईरान ने कितनी जंगें लड़ी हैं, तो आपने देखा कि वो अपने वक्त पे इंतखाबात भी होते रहे, सारा लीडरशिप ठीक थी। तो ये जो पाकिस्तान का ट्रांजिट ट्रेड है, इसके बारे में दो तीन बातें मैं खाकम बदहन कि कभी पूरी हूँ, लेकिन मैं प्लान आपको बता रहा हूँ। प्लान उनका ये है कि यहाँ से ट्रेलें गुजरें, कंटेनर गुजरें और सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान से होते हुए चले जाएं। उनकी तमाम जगहों पर सारी फुटेज मौजूद हो, उनमें से मवाद निकले और वहाँ धमाके हों, और इन आसपास इन सारे रूट पर चलने वाले और आगे जाके जो है एंड पॉइंट्स हैं उनका पाकिस्तान के साथ इस बुनियाद पर कि यहाँ से कुछ हो रहा है। उसके बाद फिर सिक्योरिटी का मसला पैदा हो। तो हिंदुस्तान मुतालबा करे आपसे कि आप हमें पुलिस पोस्टें कायम कर दें। पुलिस पोस्टें आप कायम कर देंगे उनको, इसके बावजूद रॉ स्पॉन्सर करेगी कि इन ट्रेलर्स पर, इन कंटेनर पर अटैक हो, तो वो कहेंगे हमें खुद पुलिस साथ भेजनी है। अच्छा, कुछ अरसे बाद वो पुलिस नाकाम हो जाएगी और पता लगेगा कि जी हमें इनके साथ हिंदुस्तान की फ़ौज भेजनी है जो पाकिस्तान की सरजमीन से रोज़ गुजर के जाएगी। कुछ अरसे बाद वो कहेंगे कि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है,
तो हमें पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तानी फौज के लिए चौकियां कायम करनी हैं जो जगह जगह इस सारे कार्रवाई को प्रोटेक्शन देगी। ज़रा आप गौर करें कि बात कहाँ से जा रही है। आप पाकिस्तान की सरजमीन पर यानी ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में लोगों को ये बता के कि जनाब इतने इतने $100 पर ट्रेलर आपको मिलेंगे और फला होगा और कंटेनर पैसे आपको देगा। तो आप पाकिस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान की फौजी चौकियाँ छावनी और चौकियाँ कायम करवाने जा रहे हैं और पाकिस्तान को मुश्तरका दफा की तरफ धकेल रहे हैं। और सियासतदान पहले इस पर गुफ्तगू करना शुरू कर चुके हुए हैं कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किस तरह कंटिन्यू करें। ऐसे हालात में ठीक है, न्यूक्लियर कॉरिडोर का रोल हमें अदा करना है, बिल्कुल ठीक है कि हिंदुस्तान की ज़रूरियात हमें पूरी करनी है, लेकिन पाकिस्तान कोई हिंदुस्तान के रहम करम पर वजूद में नहीं आया। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की खैरात पर जिंदा नहीं है। पाकिस्तान का अपना पोटेंशियल है, पाकिस्तान की अहमियत है। तो ये जो आप इस अहमियत को इस तरह कोड़ियों के भाव क्यों सेल करना चाहते हैं, सवाल ही पैदा होता है। क्यों नहीं आपके सियासतदान, आपके स्ट्रेटेजिस्ट, आपके माहिरीन जो हैं वो इस मामले में इस पर पैरा देते हैं। एग्रीड। बात कहीं मत जाइएगा। विल सी यू राइट साइड ऑफ द ब्रेक। स्टे विद अस। देखिए, लिबिया, यमन, मिस्र, तुर्की, शाम, इराक, दुनिया के बेशुमार ममालिक वो ये काम नहीं कर सके जो आपकी फौज ने तनहा कर दिया। अगर आपने ये काम कर दिया है तो आप इस फौज को चौक चौराहे में फौज का जिक्र करें, आप खुले दिल से बात करें। आप फौज को देख के घबराते हैं, खौफ खाते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो रियल पॉलिटिक्स। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो रियल पॉलिटिक्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खवातीन और हज़रात, सरदार अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू एंड कश्मीर। सिविलियन माहिरीन, सिविलियन एक्यूमुलेशन ऐसा है जो पॉलिसी और पॉलिसी मेकिंग और थिंक टैंक में इस तरह के मसाइल का सामना करने के लिए, इसको रिएक्ट करने के लिए तैयार है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हर बात आप खुद नहीं कर सकते। ठीक है। देखिए, जो मैंडेट है, मैंडेट आपको एक इक़्तिदार के लिए मिलता है। राइट। मैंडेट में अकल शामिल नहीं है, वोट में इल्म शामिल नहीं है, वोट में तजर्बा शामिल नहीं है, विजडम शामिल नहीं है, विजन शामिल नहीं है। यू फाइंड पीपल टू डू दैट। एब्सोल्युटली। निक्सन से किसी ने पूछा कि अमेरिकी सदर कैसा होना चाहिए, उसने कहा कि कमिटेड अमेरिकन हो, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, थोड़ा सा ज़हीन हो। तो किसी ने कहा जी, उसने कहा ये टीम सारी मार्केट में दस्तयाब है। आप किसी आदमी को इस काम के लिए जो है, आप जो है वो सोशल मीडिया पे नए आर्मी चीफ की फोटो जारी करते हैं अपनी मर्जी के साथ ताकि ह्यूमिलिएट करें। दुनिया का कोई मुहिब वतन शख्स ये काम कर सकता है कि जो आपकी इज्जत, जान, माल, आबरू का दुश्मन के सामने खड़े 70। देखिए, पाकिस्तान की फौज जो है 70 साल से अपने से 10 गुना ज्यादा बड़ी फौज का मुकाबला करके आपको उसे बचा के रखा हुआ है। इस पाकिस्तान तो मोदी की गुफ्तगू के बाद वाज़ेह हो गया कि कैसे वो हुआ। सर साहब, अब इससे हमें ये चीज़ समझ आई कि हमें जो खतरात बाहर से ही नहीं अंदर से भी हैं, और अंदर से खतरात का सामना करने के लिए जब तक हमें एक क्लैरिटी नहीं होगी, वी विल नॉट। अच्छा, अब आ जाते हैं फॉरेन पॉलिसी के एक आखिरी सबसे अहम नुक्ते के ऊपर। वो नुक्ता तो नहीं है, वो वाला नुक्ता है जो खैर कमाल नुक्ता है कि मुजरिम से बहरम और बहरम से मुजरिम वाला। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उन्होंने आती बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स दी हैं। CIA के हेडक्वार्टर में गए, वहाँ और ज़्यादा अलूरिंग और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स दी हैं। तो ये अब एक इन जनरल मुस्लिम उम्मा के साथ उनके रिलेशंस क्या होंगे, और फिर जलील अब्बास जिलानी साहब को उन्होंने मैसेज भेजा जो हमारे एम्बेसडर है US में कि जी मैं पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन चाहता हूँ। तो हाउ डू यू सी पाकिस्तान पॉलिसी ऑन कश्मीर, पाकिस्तान एज अ रीजन, और डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना? देखिए, एक तो ये है कि किसी अपने होमवर्क के बगैर हमें कोई बेजा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, न ट्रंप के साथ, न ओबामा के साथ, न किसी और के साथ। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का जो मुश्किलात थी अमेरिकन की, वो ये थी कि उन्होंने इतना अपने आप को फैला दिया सारी दुनिया में। कोई दुनिया का समुंदर, कोई दुनिया का सहरा, कोई दुनिया का जंगल, कोई दुनिया का पहाड़ ऐसा नहीं है जहां अमेरिकन प्रेजेंस मौजूद नहीं है। ये सारे का सारा ट्रंप को इस बात का एहसास है कि ऑल दिस इज बीइंग डन एट द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक अमेरिकन स्टेबिलिटी। बिल्कुल ठीक है कि वो समझ रहे हैं कि बाहर फैलाव बहुत हो गया है, अंदर से अमेरिका कमजोर हो रहा है। अब वो इस ऑर्डर को यक रख्त थोड़ा सा विजडम का मुजाहरा करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट। ज़ाहिर है वो इलेक्ट हो गए हैं, उन्हें उनका इत्मीनान हासिल है अपनी कौम का, लेकिन थोड़ा सा करते हैं तो ये 380 डिग्री का टर्न लेने के बजाय थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप
स्टेज बाय स्टेज जाते हैं। Okay. उन्होंने एकदम ये क्वांटम जंप ले लिया और उसको उनके ख्याल में जो बात दिखाई देती है एक ले मैन की हैसियत से, वो ये दिखाई देती है कि वो अमेरिकन इंटरनल स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं। और ये जो पिछली पॉलिसीज़ थी वो सारी, अच्छा ये सारी दुनिया के अंदर इसका जो है इसका रवाज आप अगर यूरोप में देखें, फ्रांस में देखें, जर्मनी में देखें, दूसरा तीसरा देखें, इंग्लैंड का यहाँ से निकलना देखें यूरोपियन यूनियन से EU से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं दुनिया में एक ऑर्डर रिवर्स हो रहा है और दुनिया में सारी दुनिया के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का कश्मीर का ताल्लुक है, ये मैं यकीनन वसूख से कह सकता हूँ कि अगर हम स्किलफुली हैंडल करें, देखिए हमने 70 साल में अमेरिकन दोस्ती से इस्तेफादा नहीं किया। अमरीकी 48 से आपकी इमदाद कर रहे हैं। दुनिया की कोई बात होती है, आप अमरीकी झंडा जलाने के लिए जो है वो निकल आते हैं। अमरीकियों ने भी फॉरेन पॉलिसी उसमें हमारे को बखल नहीं किया। अलबत्ता ये कि उन्होंने सारी दुनिया में दोस्त पैदा करने के बजाय वो एजेंट्स को ज़्यादा उन्होंने प्रेफरेंस दी। तो लेकिन पाकिस्तान की उन्होंने इमदाद की है रोज़ अव्वल से। अगर आप दौलत मुश्तरका से ना निकले होते, अगर आप कॉमनवेल्थ में बैठे होते, तो 7वां बैरी बेड़ा इस पाकिस्तान में ज़रूर पहुँचता। आप उससे पहले कॉमनवेल्थ से निकल के कभी आप सीटों सेंटरों में जाते हैं जल्दी से, कभी आप सीटों सेंटरों से निकलते हैं, कभी आप कॉमनवेल्थ में जाते हैं, कभी आप वहाँ से निकलते हैं। तो जो पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उनमें स्टेबिलिटी बेहद ज़रूरी है। स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक ये तीनों चारों आप इन पोल्स को कनेक्ट ना करें, कश्मीर, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। फिर डोमेस्टिक स्टेबिलिटी खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। जिस दिन देखिए अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी आए हैं सियाचिन, और सियाचिन में आके उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और वापस चले गए। उन्होंने कहा मैं ये कहने आया हूँ कि सारा हिंदुस्तान अपने मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा है। ठीक हो गया, बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधी से ज़्यादा फ़ौज है ही जो राष्ट्रीय राइफल्स पर मुश्तमिल है और जो है वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की है। लेकिन वो कहने के लिए आए एक मोरल बूस्टिंग के लिए, यानी वो फ़ौज जिसके सिपाही भाग रहे हैं और जिनको 10-10 साल छूट, दुनिया की पूरी दुनिया की अफवाज में वाहिद फ़ौज है जिसके सिपाही को 10-10 साल छुट्टी नहीं मिलती, जो खाने पीने पर एहतजाज कर रहा है, उस फ़ौज की इमदाद करने के लिए वो आ गए। ये फ़ौज जो दुनिया में दहशतगर्दी का कामयाब तरीन मुकाबला करती है दुनिया में, देखिए लिबिया, यमन, मिस्र, तुर्की, शाम, इराक, दुनिया के बेशुमार ममालिक वो ये काम नहीं कर सके जो आपकी फ़ौज ने तनहा कर दी। अगर आपने ये काम कर दिया है तो आप इस फौज को चौक चौराहे में फौज का जिक्र करें, आप खुले दिल से बात करें। आप फौज को देख के घबराते हैं, खौफ खाते हैं। हमारे बाद सियासतदान तो फौज के साथ, कोई कहता है जी अदालतों को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। यानी हमारी अदलिया ने तमाम तर एहतराम जो उनके लिए हमारे दिल में है, वो उसके बावजूद भी ये कहता हूँ कि वो लोगों से पूछते हैं अच्छा जी कि मिसिंग पर्सन्स लेके आओ, पर ये नहीं पूछते हैं कि इन मिसिंग पर्सन्स के केस में जो घरों के घर और खानदानों के खानदान तबाह करके चले गए हैं, उनका जिक्र आप क्यों नहीं करते? आप कहते हैं सबूत लेके आए। उस आदमी ने धमाका किया तो नहीं था, वो तो बारूद पकड़ा गया था, जैकेट पकड़ी गई थी। यानी ये हमारे चीफ जस्टिस लेवल पे लोगों ने पूछा है कि जनाब इधर पूछे किसी से, एजेंसियों के डीजीज फिर रहे होंगे। यानी आप ह्यूमिलिएट करते हैं अदलिया में बैठ के इदारों को, और उसके बाद अब रिटायरमेंट के बाद कोई बयानात शनात अब देने शुरू करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। इस तरह नहीं है बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि बेहद ज़रूरी है कि आप जो है वो अमरीकी सदर को देखें। आप अमेरिकन प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने के लिए आपको 2 साल की फौजी तरबियत ज़रूरी है। यानी आप अमरीकी अवान सदर में नहीं दाखिल हो सकते जब तक 2 साल की फौजी तरबियत न लें। जिनको कोई ख़तरा ही नहीं है सिरे से, उनकी ऐसी समुद्री हदूद हैं जहाँ हज़ारों मील तक कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन ग्राउंड के अलावा एयर सर्विलेंस भी होती है रात को, नाइट विजन उनके हाईली दुनिया के एक्सपेंसिव जो है वो जो चलते हैं। तो आप जो है जहाँ चारों तरफ से खतरात में गिरे हुए हैं, वहाँ पर आप फौज की बात नहीं करना चाहते, फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं करना चाहते, आप हिंदुस्तान के खिलाफ खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप कश्मीर पॉलिसी के ऊपर कश्मीरी को एतमाद में नहीं रहते। जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में साल में 2-2, 3-3 मरतबा मीर वाइज उमर फारूक साहब, यासीन मलिक साहब, अब्बास अंसारी साहब, प्रोफेसर गनी भट्ट साहब, अब्दुल गनी लोन साहब और बिलाल लोन साहब और ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान आते थे। बिल्कुल। जब से मीसाक जमहूरियत हुआ है, मीसाक जमहूरियत के बाद श्रीनगर की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत को आपने दावत नहीं दी है। किस किस्म की कश्मीर पॉलिसी अपनाना चाहते हैं? यानी ऐसी कश्मीर पॉलिसी जिसमें कश्मीरी भी ना हो, कश्मीर भी ना हो, कश्मीर से आने वाला दरियों का पानी भी ना हो,
और कश्मीर की बात भी आपको ना करना पड़े और कश्मीर पर होने वाली हिंदुस्तानी साजिशों का जिक्र भी ना करें और आप मसला कश्मीर का हल करना चाहते हैं, किस किस्म का कश्मीर है जो आपके जहन में है? जो ये सरदार साहब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी आई, आपने कहा जी मोदी साहब जो है वो गए सियाचिन, तो नवाज शरीफ साहब भी सियाचिन गए होंगे, आई एम श्योर। नवाज शरीफ साहब वजीरिस्तान भी गए होंगे, आई एम वेरी मच श्योर। नवाज शरीफ साहब हर जगह पे गए होंगे जहाँ पर पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग लड़ा है। मुझे नहीं पता, गए होंगे, मैं ख्वाब मतलब एक अज्यूम कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि वो ज़रूर गए होंगे। अमेरिका के साथ आपने जिक्र किया कि अमेरिका 1948 से हमें सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट कर रहा है। अब हम आ जाते हैं अपनी मईशत के ऊपर आ जाते हैं। ये बताइए, अब मैं एज अ कश्मीरी प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछ रहा हूँ सरदार साहब, आपके पास जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो टूरिज्म की है, आपके पास जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो एनर्जी बिजली बनाने की है। मैं टूरिज्म स्पेसिफिक आ जाता हूँ। हमने लास्ट शो में बात की, अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें आज़ाद कश्मीर में भी ऐसी ऐसी खूबसूरत जगहों से नवाजा हुआ है कि जो अगर डेवलप हो जाए, जहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो इस पे टूरिज्म की ट्रेल एक ऑन हो जाए तो अनलिमिटेड रेवेन्यूज़ हैं। रेवेन्यू की दूसरी सोर्स FDRs और FDIs है जो हमारे कश्मीरी भाई जो बाहर सेटल्ड है। टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए हमें स्पेसिफिक बताइए प्लान सरदार साहब। जैसे मैंने शुरू में आज़ादी कश्मीर के हिसाब से पूछा, क्या रोड मैप होना चाहिए, उसमें आप क्या समझते हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए इन जनरल, और पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर को कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए सरदार साहब, जो लोग देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, और वो किस तरह आज़ाद कश्मीर हुकूमत को अप्रोच कर रहे हैं और कैसे टूरिज्म में आके अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा कंट्रीब्यूशन में। क्योंकि जब हम पाकिस्तान स्टेट इन्वाइट कर रहा है, मैं पंजाब के टूरिज्म के जो इस वक्त डिपार्टमेंट के हेड है, आई हैड अ चांस टू मीट अमर, उनका नाम है, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा वो पूरी दुनिया में जाके वो शोकेस कर रहे हैं पंजाब की साइट्स को। तो हमें क्या करना चाहिए कि कश्मीर जो है जिसको हम जन्नत कहते हैं, तो उसमें भी इस तरह टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट्स आए? एक तो इस सवाल पर आने से पहले आपने गुफ्तगू के शुरू में जिक्र किया था कि नरेंद्र मोदी आए सियाचिन, तो मियाँ साहब भी गए होंगे जी। मियाँ साहब तशरीफ ले गए थे सियाचिन में काफ़ी देर पहले जी, जब वो हादसा हुआ था, जब वो एक एवलांच का एवलांच वाला, तो उस वक्त गए थे। उन्होंने वहाँ जो स्टेटमेंट दी थी वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, बड़ी हौसला शिकन थी। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से सियाचिन, पाकिस्तान को सियाचिन से पीछे हट जाना चाहिए। यानी बजाय इसके ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को पीछे हट जाना चाहिए, और मैं मुतालबा करता हूँ कि हिंदुस्तान पीछे हटे ताकि हम भी पीछे हटने पर गौर करें। हम अपनी टेरिटरी में हैं, हम अपनी तयशुदा टेरिटरी में, हमने कोई वायलेशन नहीं की हुई, कोई इंक्रोचमेंट नहीं की हुई। राइट, हिंदुस्तान वहाँ पे बाद में आया, देर से आया। तो उन्होंने बड़ी मायूस कुन जो है वो स्टेटमेंट दी थी, इसलिए आपने जिक्र किया, तो मैंने कहा मैं इंटरप्ट नहीं किया था सवाल के दौरान। दूसरा आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर का पोटेंशियल, राइट, आज़ाद कश्मीर का जो पोटेंशियल है, या पंजाब की साइड से बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के तकाज़ों में एक बुनियादी तकाज़ा ये है कि इसके 15, 20, 30 सूबे और बनाए जाए, ओके, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और बनाए जाएँ, ताकि इसको आप चला सकें। ये मुल्क बहुत बड़ा हो गया है, आबादी बढ़ गई है। अभी आप देखें कि पंजाब हुकूमत ने 50% से ज़्यादा बजट लाहौर को और 7-8% राजनपुर को और डीजी खान को और उनको किया है। अब ये इस तरह की बेइंसाफियाँ जो हैं, पाकिस्तान सारे को आप छोटे इंतजामी यूनिट्स में तकसीम करते हैं, ताकि कहीं पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का किसी का जिक्र ना आए, बल्कि जिक्र आए तो छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का, ताकि स्टेबिलिटी पैदा हो सके। एक तो है ये बात है, कहीं में जाएगा, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। एक तो आज़ाद कश्मीर जो है ये और गिलगित बल्तिस्तान के जो इलाके हैं, इनमें जो हाइडल का पोटेंशियल है, राइट, वो मैं अली साहब रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ कि वो 17, 15 और 20 हज़ार के दरमियान मेगावाट आज़ाद कश्मीर में, राइट, और 40 हज़ार से ज़ायद गिलगित बल्तिस्तान में है। वाह। सुई गैस आप निकालते हैं सुई से और सारी कौम के सर के ऊपर से गुजार कर गुजर खान और पिंडी में लाके बत्तियाँ जलाते हैं, और दरमियान में फिर बुगटी साहब जैसे वाक़ात पेश आते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो रियल पॉलिटिक्स। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो रियल पॉलिटिक्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खवातीन और हज़रात, सरदार अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे भी बात की जाती है। दो इशू, सेंसस यानी मरदमशुमारी का ना होना, और दूसरा ये जो इंतजामी यूनिट्स बढ़ाने चाहिए, ना बढ़ाने का बेनिफिशियरी कौन है? देखिए, एक पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है, राइट। 1 यूनिट के ज़माने में जो नुकसान हुआ, फिर आपको उसका तजुर्बा करना पड़ा कि क्या हो। उसके बाद जब आपने किया, अगर छोटे यूनिट्स मौजूद हों, मसलन फैसलाबाद का अपना रेवेन्यू का सिस्टम है, सियालकोट का अपना है, मैं कहता हूँ कि आप
बलूचिस्तान के इंटीरियर में आबादियों को उसको नए सेटलमेंट बनाएं, राइट, सिंध के इंटीरियर में जाएं। दो प्लानिंग्स बहुत नाकिस हैं, इंतहाई डिफेक्टिव हैं हमारी सारी प्लानिंग में। एक ये है कि सारा हमने शहरों की तरफ इन्फ्लक्स को अलाउ किया हुआ, एनकरेज करते हैं। अब पाबंदी लगा दें कि नई जो हाउसिंग स्कीम्स हैं और नई जो चीज़ें हैं वो अंदरूनी इलाके में बनेंगी। इस्लाम का मंशा भी यही है। इस्लाम की जो आबादियों का सेटलमेंट का तकाजा रहनुमाई है वो यही है कि निशेबी इलाकों में पानियों के पास अवॉइड करें और दूसरा शहरों के बजाय देहातों को डेवलप करें। इसका तजुर्बा सारी दुनिया में हो चुका है और अल्लामा इकबाल की और लेनिन की मीटिंग के नतीजे में ये बात उन्होंने वहाँ भी, लेनिन इस पर भी उस वक्त रूस के अंदर इसका तजुर्बा किया। तो एक तो ये, इसको आप रोकें। सेंसस जो है वो आप अपनी पार्टी की हुकूमत बनाने के नुक्ता नज़र से मत करें। सेंसस आप इंसानी आबादी को जहाँ खुदा ने पैदा किया है उसके मुताबिक करें और एक अच्छा डाटा तैयार कर लें, इसलिए कि रिसोर्सेज को आप आबादी और ज़रूरत की बुनियाद पर तकसीम करें। एब्सोल्युटली। सुई गैस आप निकालते हैं सुई से और सारी कौम के सर के ऊपर से गुजार कर गुजरखान में और पिंडी में लाके बत्तियाँ जलाते हैं और दरमियान में फिर बुगटी साहब जैसे वाक़ात पेश आते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि जहाँ रिसोर्सेज हैं अल्लाह ने पैदा किए हैं उस इलाके के लिए। देखिए किसी इलाके में जड़ी भी पैदा हुई है तो वो सिर्फ उस इलाके के लोगों को ज़्यादा सूट करती है। तो इसलिए एक तो ये है, छोटे स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, लोकल मैन पावर, स्किल डेवलपमेंट उस इलाके के लिए, मिनरल्स हैं। बलूचिस्तान को तो आप सारी दुनिया के खजानों के लिए जो है आपको गोल्ड माइंस हैं, आपकी कॉपर माइंस हैं, आपके बेशुमार चीजें, कोल है बहुत, वो 5 स्टार क्वालिटी का कोल मौजूद है। आपको माइका से लेके पेंटोनाइट है, बॉक्साइट है, ग्रेफाइट है आज़ाद कश्मीर में। और आज़ाद कश्मीर का जो ग्रेफाइट है वो रिएक्टर ग्रेड मौजूद है। अगर आप उसको रिफाइनमेंट में ले जाएं दुनिया का टॉप क्लास बहुत रेयर जो क्वालिटी है वो मौजूद है, एक्सेप्शनली रेयर क्वालिटी मौजूद है। तो ये आप रिसोर्सेज जनरेशन इस तरह कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में 2-3 बातें आपने पूछी हैं। एक तो आज़ाद कश्मीर जो है ये और गिलगित बल्तिस्तान के जो इलाके हैं इनमें जो हाइडल का पोटेंशियल है वो मैं अली साहब रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ कि वो 17, 15 और 20 हज़ार के दरमियान मेगावाट आज़ाद कश्मीर में और 40 हज़ार से ज़ायद गिलगित बल्तिस्तान में है। आप कह रहे थे जी कि पाकिस्तान में ये किस तरह पूरा हो सकता है, ये कमी जो है शॉर्टफॉल है। सारे जनूबी एशिया को, आप हिंदुस्तान को बिजली सस्ती मुहैया करें, आप सिर्फ आपने पॉलिसीज ठीक करनी है। आज़ाद कश्मीर में टूरिज्म, उसमें हिंदुस्तान की तरफ से फायरिंग की वजह से सिक्योरिटी के इश्यूज जरूर मौजूद हैं। आलमी बरादरी उसको इंश्योर करे और जब तक हम डोमेस्टिक टूरिज्म पे जाते हैं, लोकल टूरिज्म पे जाते हैं, फिर नेशनल टूरिज्म पे जाते हैं, फिर उसको जब गारंटी हो जाए कि हिंदुस्तान की तरफ से फायरिंग नहीं होगी, क्योंकि पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन की गाड़ी पर भी उन्होंने फायर किया, तो वो नहीं होगी तो फिर हम इंटरनेशनल टूरिज्म की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, आज़ाद कश्मीर में मिनरल्स हैं। मैंने अपने दौर में पहला प्रोजेक्ट जो है वो रूबी का कैनेडियंस के साथ किया, आउटसोर्स किया उसको। बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं। एक ज़माने में हाशवानी साहब, जिनको अभी आपने मार के भगा दिया, इस मुल्क से काम नहीं करने दिया, हाशवानी साहब बिल्कुल तैयार थे इस बात के लिए कि वो नीलम वैली में इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ होटल इंडस्ट्री को ले जाए। मुजफ्फराबाद में उन्होंने बहुत अच्छा वो सिलसिला किया। मीरपुर में भी आशवानी साहब के करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए हैं, वहाँ आपने वो प्रोजेक्ट रोक दिया है पिछली हुकूमत ने, चूँकि उनका सरदारी साहब के साथ शायद ताल्लुकात में खराबी थी और आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत थी उसके साथ बात नहीं बनी। ख़वातीन उस रात सरदार अतीक साहब की बात आपने सुनी। एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया, हम हमेशा ब्लेम करते हैं, एक्यूज़ करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा नहीं रहा। जिम्मेदारी का तकाजा ये नहीं है कि एक शो पे 3 मेहमानों को बिठाकर उनको आपस में मुर्गों की तरह लड़ाया जाए, बल्कि जिम्मेदारी का तकाजा ये है उनका पॉइंट ऑफ व्यू किसी सब्जेक्ट के ऊपर सुना जाए और उसमें से फिर ये समझा जाए और आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि अगर एक पार्टी का एक चीज़ के ऊपर ये ओपिनियन है, एक इशू के ऊपर अगर उनका नुक्ता नज़र है, तो वो बेहतर नुक्ता नज़र दूसरी पार्टियों से क्यों है और किस तरह से, और पाकिस्तान को उस नुक्ता नज़र से क्या फ़ायदा हो सकता है। बोल की यही जिम्मेदारी है, बोल का यही फलसफा है और बोल के लिए सबसे पहली तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे अगले शो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
किसी भी मुल्क की खारिजा पॉलिसी उस मुल्क के अपने तकाज़ों और मफादात के आसपास बनाई जाती है और साथ ही दोस्ताना ताल्लुकात को सामने रखते हुए तश्कील दी जाती है। इन ख्यालात का इजहार सरदार अतीक ने रियल पॉलिटिक्स में गुफ्तगू करते हुए किया। किसी भी मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसके अपने तकाज़ों के और मफादात के आसपास बनाई जाती उसको है। देखें जी, उसमें फिर आप दोस्तों के मफादात भी देखते हैं। राइट। सरदार अतीक ने कहा कि खारिजी, दिफाई और कश्मीरी पॉलिसी को अलग नहीं किया जा सकता। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी डिफेंस पॉलिसी और आपकी कश्मीर पॉलिसी, राइट, इन 3-4 पॉलिसीज को आप अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आपको अपनी दफाई पॉलिसी को देखना है, उसके तकाजे क्या है, और उसके साथ आपको फॉरेन पॉलिसी को लिंक करना है। बिल्कुल ठीक है। उसके साथ फिर आपको कश्मीर पॉलिसी को देखना है कि कश्मीर पॉलिसी में आपने क्या करना है। सरदार अतीक का मजीद कहना था कि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा सूबों की जरूरत है और साथ ही पाकिस्तान को छोटे इंतजामी सूबों में तकसीम किया जाए। उनका कहना था कि मर्दमशुमारी हुकूमत के नुक्ता नजर से नहीं बल्कि इंसानी आबादी के लिहाज से करनी चाहिए। सेंसस जो है वो आप अपनी पार्टी की हुकूमत बनाने के नुक्ता नजर से मत करें। सेंसस आप इंसानी आबादी को जहाँ खुदा ने पैदा किया है उसके मुताबिक करें बचा और एक अच्छा डाटा तैयार कर लें, इसलिए कि रिसोर्सेज को आप आबादी और ज़रूरत की बुनियाद पर तकसीम करें। एब्सोल्युटली। मुझे एक ब्रिटिशर ने एक दिन खाने में पूछा कि प्राइम मिनिस्टर ये बताओ कि अगर रात को गहरी नींद में सोए हुए आपको जगाया जाए और आपसे कहा जाए कि सिर्फ एक मसला आपका फ़ौरन हल कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करो, तो वो क्या है? वो क्या एक काम है जो आप बता सकते हैं अपने स्टेट के लोगों के लिए, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए? तो मैंने कहा पॉजिटिव एंगेजमेंट ऑफ यूथ।